नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को उमंग क्लासेज में मैं पवन गुप्ता स्वागत करता हूं। साथियों, मैं स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लाइन गुनगुना देना चाहता हूं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आखिर तुम्हें पढ़ना है तभी जॉब मिलेगी। आखिर तुम्हें पढ़ना है तभी जॉब मिलेगी। कंपटीशन का जमाना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें पढ़ना है तभी जॉब मिलेगी। कंपटीशन की जमाना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें पढ़ना है तभी जॉब मिलेगी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर फ्रेंड्स। मैं उमंग क्लासेज में आप लोगों को पवन गुप्ता एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। ये टॉपिक बार बार आपको पॉलिटी का टॉपिक है, जो हर कंपटीशन के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। यदि ये सारे आप जो 22 टोटल जो भाग दिया गया है, टोटल उस भाग से आपको यदि आप उसको रट लेते हैं, इससे आपको जो है ना, आपको मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि जो पूरा पॉलिटी का ये रीड है ये टॉपिक, ठीक है, आपको बहुत सारा आइडिया आ जाएगा कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस अनुच्छेद में किस भाग में ये आएगा। ये सब सारे आपको जो है ना क्वेश्चन यदि याद नहीं भी है पूरा एक एक अनुच्छेद, यदि ये 22 भाग को आप यदि याद कर लेते हैं, इससे आपको आगे की क्वेश्चन को गेस भी करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं अब अपने टॉपिक पे आता हूं साथियों। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है साथियों, टोटल जो हमारे संविधान में 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। ये सारे अनुच्छेद को जो है हम लोग भाग बाय भाग करके देखने जा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो पहला भाग है आपको यहाँ पे, पहला भाग है संघ और उसका राज क्षेत्र। ठीक है, कोई भी जो देश बनता है तो वो पहले एक संघ बनता है। जो संघ जो बनेगा, मैं मेरे बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि मैं जैसे जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वैसे वैसे आप समझिए, तभी आपको याद हो पाएगी, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बना रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि संघ और उसका राज क्षेत्र। जब देश आजाद हुई तो पहले क्या बना, एक संघ बना, एक यूनियन बना। यूनियन बना, उसमें जितने भी रियासत थे, जितने भी आपको छोटे छोटे राजा महाराजाओं के जो आपको क्षेत्र था, सभी आपको मतलब उसको स्टेट के रूप में मान्यता दिया और संघ में मिलाया। तो क्या है, पहला भाग क्या है साथियों, आपको संघ और उसका राज क्षेत्र है। ठीक है, ये आपको जो है अनुच्छेद में जितने भी ये डिटेल लिखा गया है, अनुच्छेद 1 से लेके 4 के बीच में है। ठीक है साथियों, साथियों अब क्या हुआ, भाग 2। अब कौन सा भाग आता है, भाग 2 आता है। ठीक है, तो उसमें अब तो संघ और जितने भी राज्य थे सारे मिलके एक राष्ट्र, एक संघ तो बन गया, लेकिन अब संघ में रहेगा कौन, तो नागरिक, जो वहां के जो भी जनता मालिक थे वो सब सारे रहेंगे। तो अब दूसरा भाग में किसको प्रायोरिटी दिया गया है, नागरिकता को। तो जो भी नागरिक है उसको तो देश के नागरिकता मिलना चाहिए ना, तभी तो देश बनेगी ना। कहा तो दूसरा में क्या हो गया साथियों, नागरिकता हो गया। नागरिकता के बारे में जो भी डिटेल, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लिखा गया है अनुच्छेद तक, सारा ये आपको 5 से लेके 11 के बीच में आता है। क्या साथियों, 5 से लेके 11 के बीच में आता है। ठीक है, आपको उसके बाद क्या है साथियों, उसके बाद है आपको भाग 3 है। क्या, भाग 3 है। ठीक, 3 है। ठीक है, अब तो देश भी बन गया, राज्य जितने थे सबको मिला के संघ में मिला लिया गया। संघ और उसका राज क्षेत्र भाग 1 में आ गया। भाग 2 में जो भी अब राष्ट्र बना तो उसमें नागरिकता सबको दे दी गई। नागरिकता देने के बाद अब उसकी जो है ना कुछ कुछ अधिकार होता है। क्या साथियों, कुछ कुछ अधिकार होता है, जो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भी उनको देना पड़ेगा। तो मौलिक अधिकार मिल गया। तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है वो आपको 12 से लेके 35 के बीच में सारा डिटेल लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अनुच्छेद में। ठीक है, संविधान में। अब अगला हो गया साथियों, जो मौलिक अधिकार हो गया उसका नीति निर्देशक तत्व जो है ना उसमें आ गया, आपको भाग 4 में आ गया। जो भी उसका नीति निर्देशक तत्व है, फंडामेंटल राइट है, वो सब अब उसको मिलना चाहिए मौलिक अधिकार के तहत। तो वो सब सारा लिखा गया है आपको किसमें, 36 से लेके 51 के बीच में है। क्या साथियों, इसमें 36 से लेके मतलब 36 से लेके 51 अनुच्छेद में सारा ये आपको नीति निर्देशक तत्व के बारे में लिखा गया है। ठीक है, अगला है आपको 4 का क। ठीक है, 4 का क है। ठीक है, उसमें आपको मूल्य कर्तव्य हो गया। जो भी आपको
जो मतलब यानी नागरिक को नागरिकता मिल गई, उसको मौलिक अधिकार दिया गया, उसको नीति निर्देशक तत्व फंडामेंटल जो राइट था वो सब सारा दे दी गई। तो देने के बाद तो नागरिक का भी अपना मूल कर्तव्य बनता है, ठीक है, अपने देशों के प्रति। तो उसमें 4 के ख में क्या हो गया, मूल कर्तव्य हो गई। क्या क्या देश 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 के प्रति क्या क्या आम नागरिकों की अपनी कर्तव्य होनी चाहिए, जिससे कि देश को किसी भी तरह के देश पर आंच नहीं आना चाहिए, देश कहीं पे उसकी मतलब यानी कि तौहीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लोगों को मूल कर्तव्य अपने अपना समझना चाहिए। ये चीज आपको लिखा गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 51 के क में, ठीक है। क्या 51 का क बोल दीजिए या ए बोल दीजिए, ठीक है, जैसे आपको याद रखना है। तो मूल कर्तव्य भी की भी बात 4 के क में आ गया। अब अगला है साथियों क्या, संघ के बारे में। संघ और जितने भी राज्य था सारा तो हमने भाग 1 में देख लिया, लेकिन संघ के लिए जो है कुछ कुछ क्राइटेरिया नियम एवं कानून बना, वो आपको अनुच्छेद 52 से लेके 51 के बीच में सारा लिखा गया है संघ के बारे में, ठीक है। कि संघ की क्या क्या पावर है, वो क्या क्या मतलब उसके हाथ में पावर रहेगा, कब किस पावर को वो यूटिलाइज करेंगे, तो ये सब सारा आपको संघ में 52 से लेके 51 के बीच में लिखा गया है। अगला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 6 नंबर, भाग 6 नंबर हो गया आपको राज्यों के बारे में, ठीक है। सेपरेटली राज्यों के बारे में, जो राज्य को जो हमने मिलाया था संघ में, तो राज्य को भी क्या क्या उसका जो है ना आपको अधिकार है, ये सब सारा क्या क्या वो कर सकता है, कब वो क्या चीज की प्रॉब्लम फेस करेगी तो केंद्र से कैसे उसको हेल्प लेना है, कौन कानून वो बना सकती है अपने नियम अपने दायरे के अनुसार, वो सब सारा आपको 152 से लेके आपको 237 में लिखा गया है। कितना, 152 से लेके 237 के बीच में, मतलब 152 से लेके 237 के बीच में राज्य के बारे में पूरा डिटेल ये इतने अनुच्छेदों के बीच में लिखा गया है, ठीक है साथियों। अब जो नेक्स्ट हो गया साथियों, नेक्स्ट है आपको 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर है, 7 नंबर भाग 7 जो है उसमें लिखा गया है क्या, कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज, ठीक है साथियों। तो आप ऐसे उसको याद कर सकते हैं, जैसे अभी क्या है कि गवर्नमेंट जॉब, जो भी इंप्लॉय गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उसको अभी जो सैलरी मिल रही है 7वां वेतन नियम के अनुसार मिल रही है। अब क्या होने जा रही है साथियों, 7वां वेतन अब खत्म होने जा रही है, अब 8वां वेतन लागू होने जा रहा है। तो अब क्या हो गया, 7वां वेतन खत्म होने जा रहा है, अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन अब बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो मतलब क्या, उसको निरस्त कर दी गई है, क्योंकि ये जो 238 अनुच्छेद था उसको निरस्त कर दिया गया। कब कर दिया गया, वो आपको 7वां संविधान संशोधन के तहत 1956 ईस्वी में आपको पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के बारे में जो लिखी गई थी, उसमें जो हुआ था क्या, कि राज्यों को, सारे राज्यों को कैटेगरीज वाइज ग्राफ में एक जो है ना आपको बताया गया था, जो कि एक दूसरे के प्रति जो है ना वो मतलब यानी कि कुछ अच्छा नहीं था। इसीलिए जो है ना आपको 7वां संशोधन के थ्रू 1956 ईस्वी में पहली अनुसूची के भाग जो ख था उसको राज्यों के बारे में लिखा गया था, ये सब ये को इसको हटा ही दिया गया पूर्ण रूप से, ठीक है। तो अगला है साथियों आपको भाग 8 है, क्या भाग 8 है, उसमें क्या लिखा गया है आपको, उसमें है आपको कि संघ और राज क्षेत्र, जो संघ और राज है सबकी अपनी अपनी क्या क्षेत्र है, क्या अधिकार है, उसमें आपको 239 से लेके 242 के बीच में लिखा गया है। इसमें आ क्या जाता है साथियों, जो भी यूनियन टेरेटरी है मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, और जो नॉर्मल स्टेट है राज्य है, उन दोनों की क्या क्या मतलब यानी कि अपने संघ के प्रति और संघ को अपने राज्य के प्रति आपको कैसी क्या नियम कानून होना चाहिए, ये सारा आपको अनुच्छेद 239 से लेके 242 के बीच में आपको मिलेगा। 200 अनुच्छेद 239 से लेके अनुच्छेद 242 तक ये सारा भाग 8 में लिखा गया है, ठीक है। तो आपको भूलना नहीं है। तो फिर हम लोग ऊपर से एक बार देख लेते हैं, संघ और भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद तक। दूसरा क्या है, नागरिकता 5 से लेके 11 तक। तीसरा भाग तीसरा क्या है, मौलिक अधिकार, जो कि भाग 12 से लेके भाग 15 के बीच में है, ठीक है। जो कि आपको भाग चौथा है नीति निर्देशक तत्व, वो अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 के बीच में है आपको। फिर उसके बाद 4 के क है मूल कर्तव्य है, जो कि 51 के क नंबर में लिखा गया है सारा। अब उसके बाद है भाग 5, भाग 5 में क्या है, संघ के बारे में है, ठीक है। वो आपको 52 से लेके 151 अनुच्छेद के बीच में है, ठीक है।
उसके बाद भाग 6 आ गया, उसके बाद राज्य आ गया। राज्य आपको 152 से लेके 237 अनुच्छेद तक है, ठीक है। उसके बाद भाग 7 है, पहली अनुसूची के भाग 238, जिसको भाग 7 को निरस्त कर दिया है। मैं आपको हिंट के तौर पे आपको लॉन्ग टाइम तक आप मेमोराइज करोगे। वो कि 7वां वेतन था, अब वो खत्म होने जा रही, 8वां वेतन लागू होगा। तो अब 7वां वेतन खत्म था, इसी तरह भाग 7 भी आपको संविधान से हटा दिया गया, अनुच्छेद 238, ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया है। अब भाग 8 है, जो कि संघ और राज्यों के क्षेत्र के बारे में, जो कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश और नॉर्मल स्टेट के बारे में, क्या उसका 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 अपना अधिकार, दायरा, नियम कानून में रहना है, कैसे क्या रूल रेगुलेशन बना सकता है, वो सब सारा डिटेल आपको लिखा हुआ है। अगला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाग 9 में आते हैं। भाग 9 में है पंचायतें, ठीक है। भाग 9 में है आपको पंचायतें। इस ये जो है अनुच्छेद आपको 243 से लेकर 243 ओ में सारा डिटेल लिखा गया है। देखिए साथियों, टोटल तो अनुच्छेद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 395 जब लागू की गई थी, उस टाइम पे भी मूल अधिकार उतना ही था मूल रूप से। लेकिन जो इसमें हुआ क्या भी कि बहुत सारे संविधानों में कुछ कुछ जैसे जैसे आपको समस्या आते गया, उसमें कुछ कुछ मतलब यानी कि संशोधन, अमेंडमेंट करने की जो है नौबत आ गई। तो अब अमेंडमेंट जो किया गया आपको संसद भवन के द्वारा, सांसदों के द्वारा, जो भी जनप्रतिनिधि गण वहां पे चुन के गए थे, उसमें उसी संशोधन को, जिसको संशोधन किया गया है, उसी को ABCD करके जो है आगे उसको बढ़ाते गया, ना कि मूल संविधान में किसी भी प्रकार का कोई मतलब छेड़खानी नहीं किया गया है कोई, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा 495 समथिंग आपको टोटल अनुच्छेद हो गया है, लेकिन मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही है, ठीक है। इसीलिए 243 जो ओ किया गया है, उसमें कुछ चीजों को ऐड किया गया है, ठीक है। आप पंचायत में जो है ना, आपको उसको दो भाग है, आपको भाग 9 का क, भाग 9 का ख है, ठीक है। तो 9 का क में हो गया आपको नगर पालिकाएं, ठीक है, नगर पालिकाएं। और 9 का ख में जो हो गया आपको सहकारी समितियां। तो नगर पालिकाएं के बारे में आपको 243 टी से लेके 243 जेड जी तक उसमें सारा डिटेल लिखा गया है, ठीक है। आपको उसके बाद 9 का ख हो गया सहकारी समितियां। क्या साथियों, सहकारी समितियां हैं, ठीक है। वो आपको 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी अनुच्छेद तक इसमें सारा लिखा गया है। आप कहोगे सर मुझे याद नहीं रहेगा कि 9 नंबर में क्या है। तो 9 नंबर में आप याद कीजिए कि पंचायत है। पंचायत में दो भाग है, 9 का क में नगर पालिका, सहकारी समितियां। अब जो पंचायत होता है, तो पंचायत में क्या होता है, मुखिया होता है, नगर पालिकाएं होती है, वार्ड सदस्य होते हैं, सरपंच होते हैं। तो कोई बोला क्या, जो आप क्या कहते हैं सरपंच में खड़ा हो गए, मुखिया के चुनाव लड़ोगे, तो नहीं नहीं मैं खड़ा नहीं होऊंगा, मैं खड़ा नहीं होऊंगा, लोग पैसे ले लेते हैं और लोग वोट नहीं देते हैं। तो ख से क्या हो गया, मैं खड़ा नहीं होगा। नौ से क्या हो गया, नो नो नो, खड़ा मतलब मैं नहीं होऊंगा, ठीक है। तो भाग ऐसे करके आपको याद करना है साथियों, कैसे भी करके आपको याद रखना है। थोड़ी नहीं एग्जामिनर आपको वहां पे एग्जाम देने जाओगे तो पता है कि आपको कैसे याद किया है नहीं किया है, वो अपना ट्रिक सबका होता है, कैसे भी करके याद रखना है। इतना भाग है, कैसे याद रखोगे। 9 से क्या हो गया, 9 ख से क्या हो गया, खड़ा मतलब 9 खड़ा नहीं, मुझे नहीं होना है, ठीक है। तो भाग 9 में याद रखना है कि पंचायत के बारे में लिखा गया है, और उसमें नगर पालिकाएं 9 के क में, 9 के ख में सहकारी समितियां। अब उसको जो है ना, इतना इतना भी यदि आप याद रखते हो कि 243 अनुच्छेद में जो भी लिखा गया है वो पंचायत से रिलेटेड है, तो भी आप गेस करके आपको बहुत हद तक आप सही डायरेक्शन में या सही मतलब ऑप्शन तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो हमने अभी देख लिया कि भाग 9 का क ख पंचायतें, नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां के बारे में यहाँ पे हमने देख लिया। अब अगला है भाग 10। क्या है साथियों, अगला है भाग 10। इसमें आपको लिखा गया है कि अनुसूचित और जनजाति के बारे में, अनुसूची और जनजातीय क्षेत्र के बारे में लिखा गया है भाग 10 में, ठीक है। इसमें आपको 244 से 244 क के बारे में सारा डिटेल इसमें लिखा गया है, ठीक है। अगला है भाग 11। क्या साथियों, अगला है भाग 11। उसमें आपको संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसा रहेगा, वो आपको 245 से लेके 263 अनुच्छेद के बीच में ये सारा आता है। क्या 11 नंबर क्या है साथियों, कि संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसा रहेगा, वो आपको 245 से लेके 245 क या ए बोल दी 263 के बीच में सारा डिटेल लिखा गया है, ठीक है।
अगला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाग 12। भाग 12 में आपको वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विवाद के बारे में लिखा गया है। ठीक है, वो आपको 264 से लेके 300 क तक आपको ये अनुच्छेद में भाग 12 के बारे में लिखा गया है, जो कि आपको वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विवाद के से रिलेटेड ये अनुच्छेद 264 से लेके 300 का तक लिखा गया है। अगला है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आपको कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम, ये सब के बारे में भाग 13 में आता है और ये आपको 301 से लेके 307 अनुच्छेद के बीच में लिखा गया है। इसमें डिटेल जब आपको भाग बाय भाग करके पढ़ेंगे तो पूरा टोटल एक एक अनुच्छेद के बारे में हम लोगों को देखना है। अभी मैं मोटे तौर पर बता देता हूं कि जैसे 301 से लेके 307 अनुच्छेद के बीच में लिखा गया है कि भारत जो है ना, आपको किसी भी स्टेट का, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो या नॉर्मल स्टेट का कोई भी व्यक्ति, भारत के किसी भी कहीं भी जगह, कहीं मतलब किसी भी समय अपना वो जा सकता है, आ सकता है, वहां पे अपना जमीन लेके बस सकता है और आपको व्यापार, अपना जीविकोपार्जन के लिए अपना बिजनेस धंधा अपना जो भी करना चाहे, मतलब इलीगल रूप से नहीं, मतलब लीगली रूप से, ठीक है, ठीक है, आप वो कर सकता है, अपना जीवन जी सकता है। इसके लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी एक जो है 370 और जो एक कुछ संविधान अनुच्छेद थे, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में लोग जो है आपको अदर स्टेट के लोग वहां पे जाके परमानेंटली रूप से नहीं बच सकता था, जमीन नहीं खरीद सकता था। ये सरकार, अभी वर्तमान सरकार जो है 2019 में इसको भी खत्म कर दिया गया। अब वहां पे भी जाके नॉर्मल स्टेट की तरह कोई भी बंदा जाके वहां पे अपना जमीन खरीद सकता है, अपना परमानेंट वासी वहां का बन सकता है। ठीक है, ये होना भी बहुत जरूरी था, एक वो एक्सेप्शनल केस था जम्मू कश्मीर। ठीक है साथियों, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य के समागम के बारे में डिटेल में लिखा गया है और ये अनुच्छेद 301 से लेके 307 के बीच में डिटेल में है। ठीक है, अगला है भाग 14। क्या है साथियों, भाग 14 है। ठीक है, आपको भाग 14 में लिखा गया है कि आपको संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसा रहेगा। संघ और राज्यों के बीच में संबंधों के बारे में, जैसे एक संबंध एक ही तरह का नहीं होता है, आर्थिक फाइनेंशियली संबंध होता है, राजनीतिक संबंध होता है, बहुत सारे टाइप का संबंध होता है। किसको कितना पैसा दिया जाएगा, उस स्टेट का क्या अभी वर्तमान में स्थिति है, बहुत सारा टाइप के संबंध होता है। वो आपको संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध के बारे में 308 से लेके 323 अनुच्छेद के तहत लिखा गया है। ठीक है, अगला है 14 का क। क्या साथियों, 14 का क में अधिकरण दिया गया है, अधिकरण। ठीक है, अधिकरण के बारे में 323 क से लेके 323 ख तक लिखा गया है। ठीक है, अगला है भाग 15। क्या है साथियों, भाग 15 है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपको ये भाग है। ठीक है, 15, ठीक है, 15, इसमें आपको निर्वाचन के बारे में लिखा गया है। निर्वाचन के जो अनुच्छेद है साथियों 324 से लेके 329 के बारे में इसमें पूरा डिटेल अनुच्छेद में लिखा गया है। कितना, भाग 15 में निर्वाचन आता है, आपको उसका अनुच्छेद है 324 से लेके आपको 329 तक इसमें आता है। ठीक है, निर्वाचन में। अब अगला भाग है आपको भाग 16। इसमें लिखा गया है कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध जो आपको 330 अनुच्छेद से लेके 342 अनुच्छेद तक इसमें लिखा गया है। ठीक है साथियों, अब अगला है इसमें आपको भाग 17। क्या है साथियों, भाग 17 है राजभाषा। किस स्टेट की कौन सी भाषा है, कौन हमारे राष्ट्रीय भाषा है, कौन मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है, कहाँ पे कौन सी भाषा किसको मतलब यानी कि 8वीं अनुसूची में रखना है, नहीं रखना, ये सब सारा भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में डिटेल आपको 343 से लेके 351 के बीच में डिटेल में लिखा गया है अनुच्छेद। क्या है, 17 नंबर, 17 नंबर है, भाग 17 है, आपको राजभाषा के बारे में है। आप ये अनुच्छेद है 343 से लेके 351 तक इसमें आता है सारा। इस अनुच्छेद के अंदर सारा सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, अब अगला भाग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाग 18। ठीक है, भाग 18 में आपको आपात उपबंध के बारे में लिखा गया है। देश में कब क्या परिस्थिति है, कब क्या आपात लगना है, वो सब सारा प्रक्रिया होता है। ठीक है,
जो कि राष्ट्रपति के हाथों में ये सब पावर आ जाती है आपात लगने के बाद। ये युद्ध की स्थिति में या कोई देश आर्थिक मंदी से जूझ रही है या आंतरिक कोई कलह विद्रोह स्टार्ट हो गया है देश में, वो सब कंडीशन में जो है ना आपातकालीन मतलब आपात काल घोषित हो जाता है, देश के इमरजेंसी लग जाती है। ठीक है, ये आपको 352 से लेके 360 के बीच में इसका डिटेल में लिखा गया है। क्या? भाग 18 का आपात उपबंध के बारे में 352 से लेके 360 के अनुच्छेद के बीच में सारा डिटेल लिखा गया है। अगला है साथियों भाग 19, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रकीर्णन के बारे में लिखा गया है 361 से 367 के बीच में इसमें डिटेल में लिखा गया। अभी मैं आपको याद करवा रहा हूं, टोटल 22 भाग है इसके बारे में। ठीक है, जबकि पूरा पॉलिटी इसी पे पूरा डिपेंडेंट है ही साथियों, क्योंकि हर एक 395 जो अनुच्छेद है मूल रूप से वो आपको पूरा एक एक करके सारा डिटेल लिखा गया पढ़ना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है। अभी मैं उसको फिर बाद में वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, अभी आप लोग भाग और अनुच्छेद के बारे में बस सिर्फ हम लोग देख रहे हैं। अगला है साथियों कि भाग 20 है। ठीक है, उसमें संविधान संशोधन के बारे में लिखा गया है। जो भी संविधान लोगों को रिक्वायरमेंट जैसे जैसे समय बीतते गया, जो जो समस्या देश के सामने आती गई, उसको जो है कैसे सॉल्यूशन निकाला जाएगा, कहाँ पे क्या चीज गलत लिखी हुई थी, किसको किस तरह से सुधार किया जा सकता है, क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में ये कौन सा आपको वो लिखा गया है। भाग 20 में ये संविधान संशोधन आप कर सकते हैं लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए। ये आपको भाग अनुच्छेद 368 में लिखा गया है। इसी अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो भी संविधान को जो निर्माण किया है और जो इतना टाइम इतना रुपया जो खर्च हुआ है, उन लोगों ने बहुत एक एक पॉइंट पे बहुत बारीकी से सोचा समझा, हर एक चीजों के लिए संविधान अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, ऐसे नहीं 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया था संविधान लिखने में। ठीक है साथियों, अब है साथियों भाग 21। भाग 21 में आपको अस्थाई संक्रमणकालीन, ठीक है, वह विशेष उपबंध के बारे में, जो कि 369 से लेके 392 भाग के बीच में ये सारा अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के बारे में लिखा गया है। अब जो आपको लास्ट भाग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत और पाठ निरसन। ठीक है, किसको रखना है, किसको हटाना है, और किसका जो है ना नाम, अभी जो हमारे यूपी में जो है ना आपको योगी आदित्यनाथ बाबा बुलडोजर नाथ जो है, आपको जितने भी आपको मुस्लिम मुगलों के द्वारा नाम चेंज किया गया था, नाम चेंज करके, जैसे अयोध्या का फैजाबाद था, जैसे आपको मुगल सराय सब का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इलाहाबाद का नाम जैसे आपको प्रयागराज किया गया है, ये सब सारा इसी भाग के अंदर में ये सब मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और 393 से लेकर 395 अनुच्छेद के बीच में ही ये सब सारा डिटेल में लिखा गया है। इसी संविधान अनुच्छेद के तहत जो है ना नाम चेंज करने का किसी भी राज्य के मतलब यानी कि मुख्यमंत्री और केंद्र का जो भी सरकार सब होती है, सरकार को ये आपको अधिकार देती है। मतलब भाग 22 और अनुच्छेद 393 से लेके 395 के बीच में ये पावर स्टेट के मुख्यमंत्री के हाथ में, सीएम साहब के हाथ में होता है कि वो नाम चेंज कर सकता है। ठीक है साथियों, अब ये मैंने सारा 1 से लेके भाग 22 तक था, सारे का मैंने वन बाय वन करके अभी डिटेल में देखा है। ठीक है, अब मैं कुछ ये यहाँ पे 4-5 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम बता देते हैं। ठीक है साथियों, इसमें क्या है कि संविधान पारित जो है ना, संविधान पहले लागू होने से, पारित होने से पहले कई राउंड जो है ना उसमें उसका आपको बहस हुई थी उसमें। ठीक है, उसके बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कि संविधान को पारित कर दिया गया। ठीक है, और जिस टाइम पे 26 नवंबर 1949 को संविधान जो पारित हुई थी, तो उसमें हमारे संविधान में भाग आपको 22 था, अनुच्छेद 395 था, अनुसूचियां आपको 8 थी। ठीक है, क्या था ये पूछता है एग्जाम में कि संविधान पारित कब हो गया था पूर्ण रूप से, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। उसमें टोटल कितने भाग, कितने अनुसूचियां और कितनी आपको अनुच्छेद थी, तो आप क्या बताओगे। टोटल भाग 22 था, अनुच्छेद 395 था, और उसमें अनुसूचियां टोटल आपको 8 थी। ठीक है, 8 थी। अभी जो वर्तमान का जो संविधान है उसमें भाग तो 22 ही है, अनुच्छेद भी जो मूल रूप से 395 ही है। जो आपको अमेंडमेंट हुआ ए बी सी डी करके या क ख ग करके आगे उसको उसी में समाहित कर दिया गया, लेकिन सिर्फ उसमें चेंजिंग का क्या आया साथियों,
इसमें जो अनुसूचियां में जो पहले 8 थी, अब वो कितना हो गया है, 12 हो गया, 4 बढ़ गया। वो हम लोग जो डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको देखेंगे, ठीक है। जिस टाइम पे हमारा संविधान जो आपको पारित हो गया था, उसी टाइम पे जो टोटल 395 अनुच्छेद है, उसमें से 15 जो मेन इंपोर्टेंट अनुच्छेद था, वो आपको उसी टाइम पे 1949 ईस्वी में ही 26 नवंबर 1949 को ही 15 अनुच्छेद लागू हो गया था आम नागरिकों पे। शेष जो भी अनुच्छेद बच गया वो आपको पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू हो गया, ठीक है। ये भी चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। क्या पता कहां से क्या क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में या पेपर में आ जाए, ठीक है। जब आपको संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, कब साथियों, संविधान सभा का अंतिम बैठक आपको 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उसी टाइम पे सर्वसम्मति के साथ कोई यानी कि निर्विरोधी के साथ आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। सभी के द्वारा इसमें किसी को कोई आपत्ति, कोई विरोध नहीं किया, ठीक है। तो ये भी पूछता है कि कब संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को। उसी टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उसको स्वीकार कर लिया था। और उसी टाइम पे दो चीज और मैं बता देता हूं। जैसे आपको राष्ट्रगान, जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, ठीक है, वो भी लागू अपना लिया गया था। और इसके साथ साथ आपको राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, उसको भी एडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में मैं थोड़ा कुछ बता देता हूं। तो राष्ट्रगान जो है ना, आपको जन गण मन है, उसका जो गाने की जो टाइम पीरियड है, लगभग 52 सेकेंड में उसको खत्म कर देना रहता है, खत्म करना रहता है। ये जो राष्ट्रगान की जो है ना, पहली बार, ठीक है, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में किया गया था। उस टाइम पे पहली बार आपको राष्ट्रगान को गाया गया था, ठीक है। इसकी रचयिता, उसको लिखने वाले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। पहली बार उसकी रचना बांग्ला भाषा में किया गया था, इसको हिंदी में रूपांतरण किया गया जनगण मन को, ठीक है। ये पहली बार कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में चल रहा था, उसी टाइम पे उसको गाया गया था, ठीक है। इसकी रचना किसके द्वारा, इसका रचयिता कौन है, आपको जनगण मन का रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये पहली बार किस भाषा में लिखा गया था, बांग्ला भाषा में। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय गीत पे। राष्ट्रगीत को भी जो वंदे मातरम है, वो आनंद मठ के उपन्यास से लिया गया, मतलब यानी कि लिया गया है। इनका जो रचयिता है, आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ये आपको जो है ना, आप संस्कृत और बांग्ला भाषा के मिश्रित लैंग्वेज में इसकी रचना की गई थी, ठीक है। आपको ये पूछ सकता है कि आपको वंदे मातरम कहां से लिया गया है, तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। इसकी रचयिता, रचना करने वाले, लिखने वाले कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको पहली बार किस अधिवेशन में कहां गाया गया था, वो आपको 1996 ईस्वी में कोलकाता का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पहली बार गाया गया था। कब गाया गया था, 1896 ईस्वी में। जनगण मन कब गाया गया था, आपको दिसंबर 1911 ईस्वी में, ठीक है। ये चीज थोड़ा फैक्ट है, इसको हम लोगों को याद रखना है। और इसका जो वंदे मातरम का जो है ना, रचना कब की गई थी, गाया तो गया था 1896 ईस्वी में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था। लेकिन उसकी रचना किस ईस्वी में की गई है, तो आपको 1870 ईस्वी में आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसका रचना किया गया था, ठीक है। एक फैक्ट और मैं बता देता हूं साथियों। 26 जुलाई 1947 ईस्वी को, कब, 26 जुलाई 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी गई, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, 26 जुलाई 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी गई, ठीक है साथियों। तो भाग से रिलेटेड जो भी था, 22 भाग का हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा कर लिया, ठीक है। जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट बन रहा था, सारा हम लोग यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। तो साथियों, तो अब मैं
आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग मेरी उमंग क्लास चैनल को, ठीक है, यदि आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है क्लास, तो कृपया अपने जो भी आजू बाजू में जो भी जान पहचान के जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे लोग, दोस्त लोग, फ्रेंड लोग, उनको भी आप लोग इसको शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, और तब तक के लिए मैं इस क्लास से अभी मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।